Hey everyone, this is Rohit Dalia with the first part of Agriculture, 10 CBA. In this video lecture, we will be discussing types of agriculture and the meaning of agriculture in short. This will deal with only two topics, two types of agriculture. As you can see, first is primitive subsistence farming and the other one, as you can see, is intensive subsistence farming. Very important topic. You might be asked for differentiation between these two topics, as well as you might be asked individual topics for 3 or 5 marks too. So let's start off with what do you mean by agriculture. Agriculture का मतलब क्या होता है? बहुत बार हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब समझ लेते हैं सिर्फ फार्मिंग, which is wrong. Farming is a part of agriculture definitely, but it is not only about farming. एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे if I take an example, agriculture includes poultry, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, इसके सिवाय हॉर्टिकल्चर, देन सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर का ही पार्ट है. हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में उसमें स्पेसिफिक हमें पढ़ना है और फार्मिंग. इसीलिए व्हेन वी लुक एट दीस टॉपिक्स, दोनों में फार्मिंग लिखा है. सो वी आर लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. दो टाइप्स डिस्कस करेंगे आज के लिए. फर्स्ट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एज आई सेड, एंड द अदर वन अपोजिट टू इट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव और इंटेंसिव, ये दो वर्ड्स का पहले मतलब समझना जरूरी है. व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल का मतलब क्या? पुराना, ठीक है, बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं. इट इज कंप्लीटली अपोजिट टू दैट ऑफ मॉडर्न. मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गए, किसी भी तरीके से आप एक मॉडर्न फार्मिंग जो इमेजिन करते हो, ये कंप्लीटली उसका ऑपोजिट है. और ये इंटेंसिव. इंटेंसिव का मतलब होता है, टिपिकल मीनिंग उसका होता है विद हाई प्रेशर. नॉर्मली इस वर्ड का ट्रांसलेशन या मीनिंग समझते हो तो उसका मतलब बनता है हाई प्रेशर ओवर एनीथिंग. यहाँ पे लैंड एरिया पे प्रेशर बढ़ जाना उसका मीनिंग है. डिटेल में पढ़ेंगे और क्लियर होगा, बट ये मीनिंग समझना जरूरी है. तो टॉपिक जो है उसका कंसेप्ट, उसका बेस क्लियर रहता है. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का फर्स्ट फीचर जो है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर अ टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिमिटिव और नॉट. तो उसका पहला फीचर होता है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. छोटे छोटे लैंड एरिया पे फार्मिंग होती है. सेकेंडली, प्रिमिटिव टूल्स यूज होता है. प्रिमिटिव टूल्स के एग्जांपल्स आपको पता है, पिच, फोक, हो, ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स के. मतलब जो अभी थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब जो हम मॉडर्न कंसीडर करते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेजेंट होता ही नहीं, यूज ही नहीं होता है. अगेन फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, छोटे लैंड एरिया पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस किया जाता है. Are modern equipments used? No. So which type of equipments and tools are used in this type of farming? The answer is primitive tools. अब primitive subsistence farming में कुछ modern equipments यूज ही नहीं किए जा रहे, तो obviously irrigation भी नहीं है, जहां पे हम artificial पानी पहुंचा सके ऐसी कोई facility है नहीं. And thereby the third point is this type of farming it depends on monsoon. कि भाई बारिश हुई तो एग्रीकल्चर हो पाएगा, बारिश नहीं हुई तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा. मॉनसून पे डिपेंड करता है सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी. पहले से सॉइल अच्छी है तो ठीक है, आप खराब सॉइल को फर्टिलाइजर से या दूसरी चीजों से उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स या कोई भी मॉडर्न चीज यूज कर ही नहीं रहे. इसीलिए हम जो फार्मर्स है, मॉनसून के साथ साथ सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसी को यूज करते हैं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट किया नहीं जा सकता है. प्लस जो एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल जिस क्रॉप के लिए होगी वही ग्रो होगा. सो इन शॉर्ट, जो नेचुरली अवेलेबल चीजें हैं, मॉनसून है, एनवायरमेंट की कंडीशंस है, टेम्परेचर है, या सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, वो जिस तरीके से जिस क्रॉप को सपोर्ट करेगी वही ग्रो किया जाएगा ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द प्रिमिटिव टूल्स. नो मॉडर्न इक्विपमेंट इज यूज्ड. इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है. अब इसमें भी वर्ड को आप ब्रेक डाउन करोगे तो यू विल गेट स्लैश. स्लैश का मतलब होता है कट करना, और बर्न का मतलब तो पता ही है. तो इसको थोड़ा सा समझते हैं. तो इसमें फार्मर्स यूजुअली क्या करते थे, आज के डेट में तो दिस प्रैक्टिस इज इलीगल इन इंडिया, पर जब अर्लियर टाइम्स में ट्राइब्स जो माउंटेन में या माउंटेन्स के आसपास रहती थी, वो क्या करती थी, दे यूज्ड टू फाइंड अ पीस ऑफ लैंड, एक छोटा पैच ऑफ लैंड ढूंढते थे, वहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन थी, प्लांट्स या ट्रीज जो भी कुछ होता था, उसको क्या करते थे, स्लैश मतलब उसको कट कर देते थे. कट करने के बाद क्या करते थे, उसको वहीं पे बर्न कर देते थे, जला देते थे, और उसकी एशेज वहीं पे सॉइल में मिक्स हो जाती थी. अब
उसकी एशेस क्या होगी, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और इंप्रूव हो जाती है। अब एक बार ये प्रैक्टिस करने के बाद फार्मिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी। वो रुकेगी कब, जब सॉइल की वहां की सॉइल की फर्टिलिटी कंप्लीटली खत्म हो जाए, तब वो लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर फार्मर या ग्रुप ऑफ फार्मर्स दे शिफ्ट टू अनदर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। वहां पे वापस एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को कट करेंगे, बर्न करेंगे, फार्मिंग करते रहेंगे। इसका एक बेनिफिट उनको क्या लगता था कि कहीं ना कहीं राइट भी है, डिसएडवांटेजेस तो है, बट एक एडवांटेज जो दिया हुआ है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का, वो है नेचुरल टाइम मिल जाता है सॉइल फर्टिलिटी रीगेन करने का। बिकॉज एक बार सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो गई, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो, तो नेचुरल प्रोसेस से वो धीरे धीरे क्या करती है, अपनी फर्टिलिटी वापस रीगेन करने की ट्राई करती है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। So when the soil fertility is lost, they move and clear a new patch of land. As I said, कि जैसे एक जगह पे soil fertility खत्म हो गई, वो दूसरी जगह पे सेम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। This shifting allows replenishment of the soil. Replenishment मतलब natural process से वो अपनी fertility धीरे धीरे गेन वापस करते रहते हैं। और primitive subsistence farming में क्रॉप्स कौन से ग्रो होते हैं, मोस्टली ऐसे ही क्रॉप्स ग्रो होते हैं जो फार्मर अपने खुद की रिक्वायरमेंट्स के लिए उसको चाहिए, जो वो खाने के लिए यूज करने वाला है, उसकी फैमिली को चाहिए, वैसे ही क्रॉप्स मोस्टली ग्रो किए जाते हैं। सो लैंड प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग में लैंड प्रोडक्टिविटी कम। लैंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड आपको कितना आउटपुट दे सकता है, ज्यादा दे रहा है तो लैंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कम देता है तो लेस। सो इन दिस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो। रीजन क्या है, ये रहा, मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं हो रहे, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हो रहे, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं हो रहे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट प्रोडक्टिविटी बढ़े, और बढ़ेगी। एंड देयरबाय जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेकंड पॉइंट, प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड, नो फर्टिलाइजर्स यूज्ड, नो केमिकल्स यूज्ड, एंड देयरबाय मॉडर्न इनपुट्स यूज ना करने की वजह से लैंड प्रोडक्टिविटी हमेशा लो रहती है इन दिस टाइप ऑफ farming. So this was all about the first type, which is primitive subsistence farming. Let's get to the second one without wasting time, which is intensive subsistence farming. Practice कहां पे किया जाता है, areas with high population, ऐसे एरिया जहां पे जितने लैंड रिसोर्स अवेलेबल है उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। रिपीट कर रहा हूं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जगहों पे ये प्रैक्टिस होगा, इसीलिए मैंने यहां पे मीनिंग पहले समझाया, हाई प्रेशर। अब एक जगह पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड एरिया कम है, तो लैंड एरिया पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो प्रेशर ऑन लैंड एरिया इज हाई जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाई अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स आर यूज्ड, यहां पे प्रिमिटिव टूल्स और इनपुट्स यूज नहीं किए जा रहे थे, यहां पे बहुत ज्यादा इनपुट्स यूज किए जाते हैं। ज्यादा इनपुट्स क्यों यूज किए जा रहे हैं, बिकॉज मान लेते हैं कि देयर इज अ 2 एकड़ ऑफ लैंड एरिया, 2 एकड़ की जमीन है किसी के पास, लेकिन उस पर डिपेंडेंट लोग है मान लेते हैं 10,000, एंड लेट्स जस्ट अज्यूम कि 2 एकड़ के हिसाब से 10,000 लोग बहुत ज्यादा है। दूसरा एक फीचर होता है कि ऐसे एरियाज में जहां पे ये फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, वहां पे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन का कोई चांस बहुत कम रहता है, मतलब कि फार्मिंग छोड़ के कुछ करने के चांसेस ना के बराबर है। तो क्या होता है, जो जितने भी लोग हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, फार्मिंग ही कर रहे हैं सबके सब, मतलब ये 10 के 10,000 फार्मिंग ही करेंगे और कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन 10,000 की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ 5,000 की है, सो देयर इज डबल द पीपल देन रिक्वायर्ड। तो होगा क्या, इस लैंड एरिया पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उसकी खुद की कैपेसिटी है 2 एकड़ ऑफ लैंड एरिया, जितना प्रोड्यूस कर पाएगा वो उतना ही देगा, बट नंबर ऑफ पीपल दैट आर एंगेज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लैंड एरिया वो ज्यादा है। सो हाई पॉपुलेशन एरिया में होगा, जिसकी वजह से लैंड एरिया पे प्रेशर बढ़ जाता है, इनपुट ज्यादा यूज किए जाते हैं, बिकॉज ये 10 के 10,000 क्या ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें से आउटपुट मिले। अब ज्यादा आउटपुट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब ज्यादा इनपुट डालने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यूज किया जाता है ताकि कुछ भी करके यहाँ लिमिटेड लैंड एरिया से हाई पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आउटपुट उतना उनको मिल जाए। लैंड होल्डिंग साइज क्या होती है, वो धीरे धीरे अनइकोनॉमिकल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू इनहेरिटेंस जब आया इंडिया में तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये राइट आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने से पहले
देयर वाज अ प्रॉब्लम इन इंडिया वेयर एक फार्मर है तो उसकी आने वाली जनरेशन में लैंड एरिया उसकी ओनरशिप का कितना जाएगा। एक फादर है उसके पास लैंड एरिया है तो उसकी डेथ के बाद उसके सन या डॉटर जो भी है उनके पास लैंड एरिया कैसे जाएगा, कैसे डिवाइड होगा। अकॉर्डिंग टू राइट टू इनहेरिटेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द हायर, मतलब एक फार्मर है, फादर की डेथ होने के बाद उसके मान लेते हैं कि 2 बेटे हैं, ठीक है, वो 2 बेटों में उनकी जमीन कैसे डिवाइड होगी, इक्वल, हाफ। तो मान लेते हैं कि 10 एकड़ की जमीन अगर उसके पास थी फादर के पास, उसकी डेथ के बाद पर्सन ए पर्सन बी 2 सन है उसके, तो कितनी जाएगी राइट टू इनहेरिटेंस के हिसाब से। पर्सन ए उसके पहले सन के पास 5 एकड़, दूसरे सन के पास 5 एकड़। नाउ लॉजिकली सोचेंगे तो मुझे 10 एकड़ पे मेरा आउटपुट ज्यादा होगा फार्मिंग का या 5-5 के 2 अलग फील्ड पे। ऑब्वियसली आप जितने ज्यादा लैंड एरिया पे काम साथ में करते हो प्रोडक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा आती है। तो इसमें हुआ क्या, इस कंसेप्ट को बोलते हैं लैंड फ्रेगमेंटेशन। लैंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, टुकड़ों में अलग अलग होना। 10 एकड़ की बड़ी जमीन थी, डेथ के बाद 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब मान लेते हैं कि ये पर्सन इसको फार्मिंग नहीं करता है, इस पे इसने बिल्डिंग बनानी, बिल्डिंग बनवानी। तो अभी तक जो फार्मिंग 10 एकड़ पे हो रहा था, आउटपुट आ रहा था, अब वो सिर्फ 5 एकड़ से आएगा। तो क्या हुआ, आउटपुट कम हो गया, बट लैंड एरिया पे प्रेशर अभी भी ज्यादा है। इस कंडीशन को लैंड फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लैंड फ्रेगमेंटेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ राइट टू इनहेरिटेंस। इसकी वजह से क्या होता है, साइज बिकम्स अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिक मतलब अब बिल्कुल भी फायदा ही नहीं होगा। आपको फायदा क्या कहां पे क्लियरली कहां लिखा है, 10 एकड़ की जमीन पे फार्मिंग करना है या 5 एकड़ की जमीन पे, ऑब्वियसली 10 एकर्स। सो बिकॉज ऑफ लैंड फ्रेगमेंटेशन, राइट टू इनहेरिटेंस, अब लैंड एरिया कैसे हो गए, अनइकोनॉमिकल। इससे कोई फायदा होने ही नहीं वाला है, या तो होगा तो बहुत ही कम होगा। फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। फार्मिंग के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यही ट्राई करते रहते हैं कि जो लिमिटेड लैंड एरिया है उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट वो लेने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एट द एंड प्रेशर ऑन द लैंड एरिया इंक्रीजेस। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको मैंने वर्ड बता दिया, हाई प्रेशर। प्रेशर ऑन द लैंड एरिया इज एक्सट्रीमली हाई जस्ट बिकॉज population dependent on this particular land area is more than the actual ideal condition. So this was all about 2 types of farming that we have discussed today: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming. At the end of this video lecture, you all will get a photo of different names in different regions for slash and burn एग्रीकल्चर। आपके साथ में एक पिक्चर शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो सिर्फ थोड़ा सा रेफर कर दो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ 1 मार्क में आने के चांसेस डेफिनेटली है। तो स्लैश एंड बर्न को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए, उसका फैक्ट्स है। टेक्स्ट बुक का ही मैं एक इमेज शेयर करूंगा सो दैट यू कैन रेफर टू इट। वो मैंने इसमें कवर नहीं किया बिकॉज जीरो अंडरस्टैंडिंग है उसमें, ठीक है। इट इज 100% लर्निंग, अलग अलग नाम दिए। Thank you so much for attending this video lecture. I hope you have understood all the topics in details. Thank you so much, guys.